हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो नीट फाइटर्स यार, पहली वीडियो टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ऑलरेडी आपके पास जा चुकी है। आपने अगर नहीं देखी है तो यार देख लेना, बढ़िया से नोट्स बना लेना, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और उसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है उनका एप्लीकेशन करते रहना है। ओके, अब ये मिशन हमारा स्टार्ट हो चुका है और जब तक सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स खत्म नहीं हो जाएंगे, हम कवर नहीं कर लेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। ओके, सो आज फिर बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट्स की हम, दैट इज ऑप्टिक्स। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप देख लो, उसको जल्दी से पढ़ लो, उसको एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद डेटा लिख लो, है ना। डेटा लिखना बहुत जरूरी है, फिर समझते हैं कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। लेंस से और प्रिज्म से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस है, इस बात को आप इधर बिठा लो, लेंस से और प्रिज्म से। ओके, बढ़िया प्रैक्टिस करके जाइए। आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करके जाना है। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, उसने बोला एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। आप देख सकते हो प्लेनो कॉन्वेक्स ये लेंस है। ये वाला जो इसका सरफेस है ये प्लेन है, इसको सिल्वर्ड किया गया है। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं आपको लेंथी प्रोसेस से बचाने वाला हूं और डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, बढ़िया तरीके से। ओके, अच्छा सर ठीक है। तो इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस है दोस्तों, उसकी रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। किस मटेरियल का बना हुआ, उसका रिफ्रैक्टिवनेस दे रखा है 1.5। तो पूछा पता क्या है, बताओ उसकी फोकल लेंथ क्या होगी अगर मैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस को अगर सिल्वर्ड किया जाए। ध्यान समझना, प्लेन सरफेस को अगर सिल्वर्ड किया जाए तो फोकल लेंथ बताओ। तो भाई आपको पूरा प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी जाएगा एक्चुअल प्रोसेस। इसका जो रिजल्ट आएगा ना, अगर मैं मान लूं उसकी रेडियस r है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसको मान के एक एनालिटिक वे के थ्रू अगर मैं रिजल्ट निकालूं और रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। हम पूरा प्रोसेस फॉलो क्यों करें, नहीं। तो आपने जब भी कभी इफ याद रखना, ये पॉइंट याद रखना बस, ये है ना इंपॉर्टेंट। इफ प्लेन सरफेस है ना इज सिल्वर्ड, अगर आपने प्लेन सरफेस को पॉलिश किया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और उसमें से प्लेन को पॉलिश कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया है और फोकल लेंथ पूछा है, तो हमेशा यूज करो -r/2 इंटू म्यू -1। दिस इज द रिलेशन। सॉल्व करके यही आएगा, क्यों ना हम डायरेक्ट यूज करें। क्वेश्चन जल्दी हो गया, गलती भी नहीं होगी और फटाक से टाइम बचा सकते हैं हम। ओके, अच्छा सर अब क्या करना है, सारी वैल्यू पुटअप कर दो। माइनस का मतलब क्वेश्चन में वैसे तो क्लियर बोला है कि ऐसा करने से ये एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव साइन को भूलने का नहीं बॉस। अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, नेचर नहीं दिया तो मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, पुट करो सारी वैल्यूज। देखो माइनस आर की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ओके, 2 इंटू म्यू है 1.5 -1, तो एफ आ जाएगा -10, यहां बचेगा 0.5, दैट इज 1, मीन्स यू कैन से एफ आ गई -10 सेंटीमीटर। आप चेक कर सकते हो। सो दिस इज योर फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। जब एक लेंस को आप प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड करते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आपने यूज करना है, आपको एक्चुअल प्रोसेस यूज मत करना बॉस, बहुत लेंथी हो जाएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो ये जो माइनस का मतलब है ना, इसका मतलब है नेचर क्या है, वो जो वहां पे मिरर, ये एक मिरर की तरह काम करेगा और माइनस का मतलब कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, कॉनकेव मिरर। तो भाई ये बहुत जरूरी है, आपको याद रखना। ओके, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा सर, ये तो रहा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया, आपने सॉल्व करना है। इस टाइप की अगर क्वेश्चन आते हैं तो बढ़िया से आपने सॉल्व करके आना है। ओके, अगर ऐसा होता कि इसको आपने प्लेन को ना करके सिल्वर्ड किया होता कर्व्ड सरफेस को, जो स्फेरिकल टाइप का सरफेस है इसका ये वाला, अगर इसको सिल्वर्ड कर दे, प्लेन को ना करे, तो फोकल लेंथ क्या होगी, याद रखना भाई, r = -r/2 म्यू, तब ये होगी। और डायरेक्ट यूज करना, अगर क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, एक्चुअल प्रोसेस यूज मत करना। बता दिया मैंने आपको, प्लेन को सिल्वर्ड करेगा तो ये एक्सप्रेशन, स्फेरिकल वाला जो कर्व्ड सरफेस है उसको यूज सिल्वर्ड करेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके आना है और डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी तो रिजल्ट ही पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लेंस से लूंगा पहले मैं 2 क्वेश्चन और 1 बाय 1 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले पूरे ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स एज वेल एज रे ऑप्टिक्स, वो हम डिस्कस करने वाले बढ़िया तरीके से। ओके यार, अब बात करते हैं यार एक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की। लेंस से ही मैंने लिया, काफी टाइम इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। 2-3 क्वेश्चन और एडिशनली आप सॉल्व कर लेना जाके यहाँ पे सीखने के बाद। तो दिस इज द क्वेश्चन, पढ़ लो। मैंने बोला आपको, हमेशा बोलता हूँ मैं यार, क्वेश्चन को पहले ना पढ़ लेना चाहिए, उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, उसमें जो डेटा गिवन है उसको लिख लेना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन वे होता है क्वेश्चन को समझने का, उसको क्रैक करने का, इजिली सॉल्व करने का। सो देख लो आप क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। उसने बोला कि 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं
और उन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है। कांटेक्ट इस तरीके से करना है कि उनके जो कर्व्ड सरफेस होंगे, कॉन्वेक्स सरफेस होंगे, उनको टच करना है। जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया, देखो इसका ये वाला सरफेस, इसका ये वाला सरफेस यहाँ पे टच कर रहा है। इस तरीके से इनको एक दूसरे कांटेक्ट में रखा गया है। और इनका ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका भी 20 सेंटीमीटर, दोनों का मतलब इसका भी है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का 20 है, मतलब जो स्पेरिकल जो प्लेन सरफेस है उसको तो ऑब्वियसली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना भाई। अब उसने बोला इनके बीच में जो गैप नजर आ रहा है ना आपको, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन करूंगा तो इनके बीच में जो गैप बन गया, ये इनके बीच में कुछ मीडियम फिल कर दिया है उसने, ये मीडियम फिल कर दिया है, देख सकते हो आप, ठीक है, ये मीडियम फिल कर दिया है। तो यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.7 है, और जो दोनों लेंस है उनका तो ऑब्वियसली 1.5 है। ऐसे क्लियरली उसने बोला है क्वेश्चन में। अब आपसे ये अरेंजमेंट बनाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी। You have to calculate the focal length of this combination. This is the problem and you have to solve the problem, है ना, without any mistake। और ये कॉन्सेप्ट भी सीखना क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं बॉस, ठीक है। अच्छा सर अब क्या करें, देखो इजी तरीका, जो पहला लेंस है उसको नाम 1 दो, इसको दूसरा 2 लेंस हो गया। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इनके बीच में जो गैप है और जो मटेरियल आपने फिल किया है उसकी वजह से यहाँ पे एक तरीके से ये सरफेस मिलके और ये वाला सरफेस मिलके एक तरीके से एक लेंस बना रहा है, देख सकते हो आप। अगर आप इसको ऐसे लिखो, मैं इसको अलग करूं यहाँ से, तो पहला लेंस एज इट इज आपको नजर आएगा, प्लस इस सरफेस की वजह से एक लेंस बन चुका है, देखो यहाँ पे, और इस सरफेस की वजह से एक लेंस बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और इसके बीच में भी आपने कुछ ये मटेरियल फिल किया है, ये वाला, तो दोनों सरफेस से मिलके एक नया लेंस बन गया, इसको थर्ड लेंस बोलेंगे। और ये कॉनकेव टाइप का है, आपको दिख भी रहा होगा स्ट्रक्चर, ओके। तो मटेरियल फिल करने से एक एडिशनल लेंस बन जाता है, ये ध्यान रखना है। और ये एज इट इज रहेगा, जो दूसरे वाला है ये एज इट इज रहेगा, यानी थर्ड लेंस ये एज इट इज रहेगा। तो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन में अब 3 लेंस है, हम क्या करेंगे, इसकी फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फिर इसकी, एंड ऑल दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यू नो। जब आपके नंबर ऑफ लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और टोटल फोकल लेंथ दोस्तों निकालनी पड़ती है, तो सिंपल सा लॉजिक है आपके पास, 1/f ऑफ द कॉम्बिनेशन, पहले की प्लस दूसरे की प्लस तीसरे की, 3 ही है तो 3 तक ही ऐड करेंगे, और भी होते तो ऐड करते रहते। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, आपने पढ़ा भी होगा बढ़िया तरीके से, बस आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझना है कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके आना है, ओके। अब यार आपने क्या करना है कि इंडिविजुअल लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो यार, कम ऑन। और जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन आएगी, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और फोकल लेंथ निकालनी पड़ती है लेंस की, तो लेंस मेकर फॉर्मूला ही यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पहले इसका लेंस मेकर यूज करो। आपको पता है लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू म्यू, ठीक है। म्यू का मतलब कहां से लाइट जा रही है, बाहर का मीडियम क्या है, अंदर का मीडियम क्या है, जिसमें जा रही है -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। याद दिला रहा हूं, दिस इज द फॉर्मूला, मिस्टेक नहीं करनी है। F1 निकालते हैं, तो F1 निकालते हैं, तो म्यू। अब आपको पता है इसके बाहर का जो मीडियम है वो तो एयर है, तो लाइट तो भाई एयर से जाएगी और इसमें एंटर करेगी। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, इसके लिए हम इसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम इसके लिए बात करेंगे, फिर हम इसके लिए बात करेंगे, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे वो एयर से लेंस का लेंगे, तो इसका जो लेंस का होगा μ1 जो भी होगा, मान लो आप -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, देखो 1/f1 इक्वल टू म्यू कितना है लेंस का 1.5 माइनस 1/r1 कितना है इसका, यानी ये जो पहला सरफेस है इसको मान लो आप सरफेस 1, इसको मान लो आप सरफेस 2। पहला सरफेस प्लेन है, प्लेन सरफेस की रेडियस हमेशा इनफाइनाइट, तो दिस इज इनफाइनाइट माइनस r2। अब एक चीज और याद रखनी, ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है, इसकी जो ओपनिंग है ना वो लेफ्ट साइड में है, वो है लेफ्ट साइड में। ऐसे समझो जैसे आपका राइट हैंड है, ऐसे आपने बेंडिंग किया तो इस साइड में है, तो भाई जब भी इस साइड में होगी, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर कोई लेंस इस तरीके का है और उसका सरफेस लेफ्ट में आ रहा है ना, उसकी जो बेंडिंग है वो लेफ्ट में है, तो भाई उसकी रेडियस नेगेटिव लेनी है, बस ये ध्यान रखना है। और अगर इसकी जो बेंडिंग होती है वो इस साइड में होती है, राइट साइड में होती है, देखो बेंडिंग इधर होती है, तो उसकी रेडियस आपने पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे आ जाएगा -20, ठीक है। तो कितना आएगा सर, 0.5 बचेगा यहाँ पे, देख सकते हो आप, और यहाँ बचेगा 1/20, ओके। सो दिस इज यू कैन राइट, सो 1/, इसको 5 से कैंसिल करोगे पॉइंट नीचे जाएगा, तो 200 हो जाएगा ना, दिस इज 40। तो 1/f1 जो आया वो 1/40 आ गया, बट डायरेक्ट आप याद रखो यहीं पे
फिर हमें यहाँ पुट करना तो है अलग से, तो आपने F1 निकाल लिया, सिमिलरली F2 निकालना है, सिमिलरली F3। अब कितनी फास्ट ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, अब यार सर क्या निकालना है, F2 यानी 1/F2 निकाल देते हैं। इस वाले लेंस को देखो तो कॉनकेव लेंस है, समझना। अब दोनों के दोनों सरफेस इसमें कर्व्ड सरफेस है, ये वाला भी, और देख लो इसके लिए देखो आप जल्दी से, ठीक है। ये वाला सरफेस इसका इस साइड में है, समझ रहे हो, यानी ये तो लेफ्ट में है और ये क्या है, राइट में है। तो अगर ये लेफ्ट में है तो इसकी रेडियस नेगेटिव और ये इधर है तो इसकी रेडियस पॉजिटिव, यही तो बताया मैंने। इस तरीके से याद रखना है बस आपने। तो क्या करूं सर, तो म्यू उसका कितना है 1.7 -1, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, 1/R1, R1 कितना है -20 माइनस 1/R2 कितना है 20 है दोनों, बट ये वाला पॉजिटिव साइन रहेगा तो 20 एज इट इज लिख देना है आपने, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो 1/F2 इक्वल टू आएगा, यहाँ बचेगा 0.7 और यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हो माइनस बाहर आएगा तो ये 2/20 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, देखो 1/20 एलसीएम सेम है, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस बाहर आ गया, 2 से कैंसिल हो गया 10 यानी -7/100। चेक करो आप, ये पॉइंट नीचे जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, 10 है तो 100 हो जाएगा। तो दिस इज योर नेक्स्ट फोकल लेंथ, दैट इज सेकंड। अब आपने कैलकुलेट करना है इस वाले का, भाई उड़ा दो कोई टेंशन नहीं है। कैसे निकालू सर, 1/F3, यार इसको मैंने 3 माना है तो उसको 3 मान लो आप, ठीक है, मतलब जस्ट नाम लिखा है, और सेकंड वाला सरफेस है उसको F2, तो उसका तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसमें पुट करो यहाँ 1.5 -1, और जो पहले वाला सरफेस है, ये वाला पहला सरफेस देखो, इसकी ओपनिंग है इस बार राइट साइड में तो पॉजिटिव जाएगा, तो 1/20 माइनस, ये चूंकि प्लेन सरफेस है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का बॉस। 0.5 यहाँ पे बचा 1/20, अगेन ये देख लो सेम ही तो आ गया 1/40 आ गया। तो सारी वैल्यूज आ गई, 1/F2 भी आ गई, 1/F3 भी आ गई, 1/F1 भी आ गई। ऑल द वैल्यू यू हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। लिख लो, देखो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/40, फिर F2 की वैल्यू कितनी आई, इसकी भी कितनी आई 1/40, इसको भी लिख लो 1/40। F3 की कितनी आई -7/100, तो इसको लिखेंगे -7/100। एलसीएम वगैरह ले लो यार, अब आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या लेंगे आप चेक कर सकते हो। ओके, सो आप देख सकते हो यार ये दोनों सेम है और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 40 तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2/40 माइनस, अब ये जस्ट कैलकुलेशन है यार, वो तो आप उड़ा ही डालोगे, इसको कैंसिल करो 1/20 यानी 1/20 -7/100। एलसीएम लो इसका, एलसीएम लो इसका। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/F आपके पास आ रहा है, देखो ये है 20 100, तो 100 एलसीएम ले लो तो 100, अब यहाँ पे 20 है 100 तो 5 जाएगा, तो 5 -7, तो यहाँ पे 1/F आपके पास आ चुका है, -2 बचेगा, यहाँ पे 100 बचेगा, उड़ा दो यार, तो 1/F आ गया 1/50 यानी F आ गया -50 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, एक्चुअली दिस इज योर फाइनल आंसर। और आपको लग रहा होगा सर बहुत लेंथी हो गया, नहीं ये सीखने के लिए ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है आपने, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो लेंथी प्रोसेस के आते हैं, बहुत कम, और एक उनमें से ये लेंस की ये कैटेगरी भी होती है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए एक्चुअल प्रोसेस के अकॉर्डिंग। 4 मार्क्स अगर आप लेना चाहते हैं बढ़िया तरीके से। ओके, आप चेक कर लो, कॉन्सेप्ट देख लो, यूज कैसे करना है बिल्कुल क्लियर है, कॉम्बिनेशन है, अलग अलग निकाल लो फोकल लेंथ, और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ इस तरीके से इनवर्सली जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऐड करते थे ना, वैसे आप ऐड कर सकते हो और वैल्यू पुट करके आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। बस साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने यूज करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन कैटेगरी का। ओके यार, अब बात करते हैं यार प्रिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम के लिए। और आपने देखा होगा प्रिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम और उसके कॉन्सेप्ट को कैसे आपने यूज करना है बढ़िया तरीके से, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन को आप जल्दी से देख लो, पढ़ लो, थोड़ा पढ़ने में लेंथी हो सकता है पर घबराने का नहीं बॉस, एक बार आपने पढ़ लिया, उसका डेटा नोट कर लिया, सिचुएशन अंडरस्टैंड कर ली, तो फिर उड़ा डालोगे कैसे, चलो देखते हैं जल्दी से। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में क्लियर बोला गया, मैंने यहाँ पे पिक्चर बना ली है उसकी कि क्या क्या बोला गया है। उसने बोला एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंगल ऑफ प्रिज्म, और लाइट इंसिडेंट कर रही है एक फेस पे, सपोज करो ये सरफेस 1 है उसका और ये वाला
2 है, तो इस पे लाइट इंसिडेंट कर रही 45, मतलब इंसिडेंस एंगल दे दिया। बाहर से लाइट आगे जब किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट करेगी तो क्या होगा, वो होगा इंसिडेंट एंगल, जिस एंगल पे इंसिडेंट करेगी। तो पूछ रहा है आपसे कि इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोनों तरीके आपको पता चल जाएंगे कि अगर म्यू पूछेगा तो कैसे करके आएंगे, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होनी चाहिए। ओके, ये ध्यान रखना। तो भाई इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, जब भी मिनिमम डेविएशन पूछे, मिनिमम यानी कंडीशन मिनिमम डेविएशन की हो, तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये याद रखना है। सर इससे क्या होगा, क्या ये मिनिमम कंडीशन में अप्लाई होगा? नहीं, मिनिमम कंडीशन बनाने के लिए इंसिडेंस एंगल और जो इमरजेंस एंगल होगा जो यहां से बाहर निकलेगा, ये वाला I2 इमरजेंस एंगल, ये दोनों सेम हो जाते हैं। मतलब आप लिख सकते हो I2 को I1 के इक्वल 2I1 माइनस ए, और आपको ये चाहिए। तो उस कंडीशन पे एट मिनिमम, जब मिनिमम डेविएशन होता है, ओके ध्यान से समझना आप लॉजिक, इसका यूज कैसे करके आओगे क्वेश्चन में, अगर फर्दर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आए। मिनिमम कंडीशन जब भी होगी तो इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल जो रहेगा वो सेम हो जाता है। मतलब जिस एंगल से लाइट एंटर करती है और जिससे बाहर निकलती है दोनों सेम होते हैं। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो जो डेविएशन मिलेगा वो मिनिमम होगा। बस फॉर्मूला बन गया आपके पास, उड़ा डालो, पुट करो, देखो डेल मिनिमम 2 इंटू इंसिडेंस एंगल कितना है 45 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60, तो यार ये आ गया 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री, यानी मिनिमम डेविएशन तो आ गया 30 डिग्री। लेट अस चेक इट आउट। ओके, तो अब लास्ट में आपने क्या कैलकुलेट करना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। इसके लिए भी आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है बॉस, वैसे तो आप कर सकते हो। देखो ये फॉर्मूला होता था ना आपके पास, अगर आप ध्यान से देखो आपको याद होगा, मिनिमम डेविएशन कंडीशन पे साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 ओवर साइन ऑफ ए बाई 2, मिनिमम डेविएशन के केस में ये फॉर्मूला होता है। बट ये लेंथी सा फॉर्मूला हमने क्यों यूज करना है, कैलकुलेशन में फंस सकते हो, टाइम भी लग सकता है तुम्हें ज्यादा, तो डायरेक्ट देखो कैसे करना है। जब भी कभी इंसिडेंस एंगल गिवन हो, ध्यान से सुनना, वर्ड्स पे ध्यान दिया करो, जब भी कभी इंसिडेंस एंगल गिवन हो और आपसे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में म्यू पूछा जाए तो स्नेल्स लॉ यूज करो। बाहर लाइट जा रही है एयर से इसके अंदर, तो आपको पता है स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, कहां से जा रही है एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लो म्यू ए, तो म्यू ए बाहर से जा रही है इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लॉ, मतलब म्यू और एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइन का प्रोडक्ट इज इक्वल टू जिस मीडियम में एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल। लेट्स सी, चूंकि डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो सीधी नहीं जा पाएगी, ऐसे है ना, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, तो ये एंगल ये वाला दिस इज आर मान लो, तो दिस इज आर, हो गया क्वेश्चन, उड़ा डालोगे तुम। R1 मान लो उसको, तो R1 लिख दिया मैंने, तो म्यू ए क्या होगा 1, साइन ऑफ आई क्या है 45, म्यू क्या है निकालना है, इनटू साइन ऑफ R1 क्या होगा, तो सर पता ही नहीं, घबराने का नहीं बॉस, टेंशन ही लेने का। जब भी मिनिमम डेविएशन की बात करता है तो मिनिमम डेविएशन पे ये वाला एंगल ये R2 होता था, याद करो ये R1 है, दोनों इक्वल होते हैं। मतलब आपने ये सोचना भी नहीं है, R1 की जो वैल्यू है वो एंगल ऑफ प्रिज्म से हाफ होगी एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो ए गिवन होगा, R1 निकालने के लिए उसका हाफ ले लो, खत्म, उड़ा दो, यानी R1 कितना आ गया 60/2 दैट इज 30। यहां पुट कर दो, देखो साइन 45 कितना होता है भाई 1/√2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ क्या आ गया 30, सो दिस इज 1/√2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू म्यू, ठीक है। सो म्यू आ गया आपका, दिस इज वॉट 2/√2, यानी √2 लिख सकते हो ना आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। सो दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। दिस इज हाउ यू कैन यूज द कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इस पे डिपेंडेंट होंगे। इसकी जो दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन है ना, जिसमें इसका एक सरफेस सिल्वर्ड किया जाता था, उसको मिरर बनाते थे, वो मैंने शॉर्ट ट्रिक में डाल रखा है, शॉर्ट ट्रिक जरूर देखा करो, जो क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं होगा वहां कर रखे शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पे इस टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बढ़िया तरीके से आप सॉल्व करके आएंगे इस कैटेगरी में। बस ये 2-3 एक्सप्रेशन होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, बाकी आपकी कैलकुलेशन, ओके। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की, ओके यार। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के भी काफी चांस है। मतलब आपने इसका कंसेप्ट सीखना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना सीखोगे, और अगर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व हो जाने चाहिए बढ़िया तरीके से। सो हियर इज द क्वेश्चन, जल्दी से आप इसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद इसका जो डेटा है ना उस पर दिमाग लगाना है, उस पर ध्यान से उसको सोचना है, फिर कंसेप्ट को पकड़ना है कि क्या है क्वेश्चन, और जो उसमें मेन कंसेप्ट है ना जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ आपके लिए, व्हाट इज दैट। उसने बोला कि यार एक हमारे पास लेंस है कॉनकेव टाइप का, मैंने बोला ठीक है, लेट्स सी दिस इज द लेंस, ओके।
तो उसने बोला कि इसके दोनों जो ये सरफेस है, ये वाला कॉनकेव टाइप के, इसकी रेडियस भी आर है और इसकी रेडियस भी आर है, मतलब दोनों सिमिलर टाइप के हैं। ओके, ऐसे वो बोल रहा है। और 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेंस को अगर एयर, मान लीजिए एयर में रखा है, एयर से उठा के किसी अदर मीडियम में पुट कर दें, अगर मैं क्या करूं, इस लेंस को एक अदर मीडियम में पुट करूं, उसके आसपास का जो मीडियम होगा, ये इसके आसपास का मीडियम वो डिफरेंट होगा, एयर से अलग होगा। लेट्स सी इस मीडियम की वैल्यू उसने मैंने मान लिया उसने जो दे रखी है 1.75 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऑब्वियसली 1.5 है। तो आपसे पता क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ कुछ दे रखी है, यहाँ पे बताओ अगर इस मीडियम में मैं इसको प्लेस कर दूं एयर से उठा के, तो जब वो लेंस को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्लेस करता है तो किस तरीके से सॉल्व करके आना है क्वेश्चन। अगर फोकल लेंथ पूछता है तो अलग तरीके का कंसेप्ट है, अगर डायरेक्ट पूछ रहा है तो भाई डायरेक्ट ही निकाल लेंगे ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। अगर फोकल लेंथ इनिशियल नहीं दे रखी है, डायरेक्ट पूछ रहा है तो डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे इसने पूछा है कि अगर मैं इस मीडियम में इसको प्लेस कर दूं तो इसकी फोकल लेंथ बताओ, तो भाई निकाल लेंगे, टेंशन नहीं है। जब भी कभी फोकल लेंथ पूछी जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन हो, तो लेंस में करी फॉर्मूला यूज करते हैं, ये आपको क्लियर है। तो कैसे करेंगे सर, 1/f इक्वल टू, अब आप बहुत ध्यान से समझो, क्या समझे सर, देखो मीडियम में जो उसकी फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, ठीक है, और ये किस तरीके से बिहेव करेगा। देखो ना, इसके आसपास का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.75 और लेंस का 1.5, मतलब यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, यानी लाइट रे आपकी बाहर से अंदर जाएगी। तो जब आप लेंस में कर लिखते हो ना μ-1 इंटू 1/r 1 माइनस 1/r2, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ख्याल रखना है, लाइट कहां से कहां जा रही है। अब लाइट जा रही है मीडियम से, यानी मीडियम से लेंस के अंदर, इस चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि यार एयर ले लेते हैं, उसको μ-1 कर देते हैं, डायरेक्ट 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आंसर करके आओगे, कुछ नहीं मिलने वाला बॉस, ठीक है, मिल भी गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि उसके आउटसाइड का मीडियम क्या है, समझ गए होंगे आप। अब बस उड़ा दो उसको, देखो पुट करो, मीडियम कैसे लिखते हैं, लाइट जा रही है m से l, लेंस में जा रही है, तो आपको पता है जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो जिसमें जाती है उसको पहले लिखते हैं और जिससे आती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ किससे आ रही है, मीडियम से किस में जा रही है, लेंस, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखेंगे, मीडियम का बाद में डिवाइड करेंगे, तो यह आएगा 1/r। r क्या लेंगे, देखो मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये वाला जो सरफेस है इसकी ओपनिंग है लेफ्ट में, तो इसकी रेडियस आएगी माइनस, ठीक है, फिर माइनस 1/r2 इसकी है राइट में, तो उसकी पॉजिटिव रहेगी, तो जस्ट r लिखेंगे आप, कूल। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, व्हाट इज दैट सर, इसकी वैल्यू है दोस्तों 1.5, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 1.75 माइनस 1, ठीक है, और ये बन गया देखो यहाँ पे -2/r। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ऐड हो जाएगा, एलसीएम सेम नहीं हो जाएगा इसका, जो r है ऊपर इसकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये पॉइंट्स तो पहले उड़ा डालो, इसको उड़ा डालो, ठीक है, इसको आप लिखोगे 1/fm। अगर ये पॉइंट हटाओगे ना यहाँ से, इसका पॉइंट यहाँ से, तो ये पॉइंट 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 0 ऊपर जाएगी, 150/175 माइनस 1 इंटू 2/r, और ये माइनस साइन भी है तो माइनस साइन भी रहेगा, ठीक है, कूल। अच्छा, कैलकुलेशन आपने भी कर दी रहनी, मेरे से जल्दी कर दो यार, कैलकुलेशन आप फटाक से कर सकते हो। अच्छा, किससे कैंसिल कर सकते हो इसको, 25 से, दिस इज 6, दिस इज 7, दिख रहा होगा आपको, है ना, तो 6/7 माइनस 1 और इंटू 2/r। ओके यार, आप देखो इसको सॉल्व कर लो, सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 7 यहाँ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो 1/fm आपके पास आ जाएगा। देखो 7 यानी 6 प्लस का 7 माइनस का, तो -1 बचेगा नीचे 7, और इंटू ये माइनस पहले से ही है बॉस, तो माइनस माइनस हो जाएगा, देखो ना, एक माइनस पहले, एक माइनस यहाँ पे आएगा, सब्ट्रैक्ट करके तो प्लस हो जाएगा, यानी ये बनेगा 2/r, तो 1/fm आ गया आपका 2/7r, यानी इसको आप लिख सकते हो, fm निकालना है हमने तो 7r/2, यानी fm आ गया आपका 3.5r और 3। इसकी जो फोकल लेंथ आ गई ये आ गई, चेक कर लो अपने ऑप्शंस, बस नेचर पे ध्यान रखना है। ओ अच्छा, ये कॉनकेव लेंस है लेकिन फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, मतलब उसका नेचर चेंज हो गया। याद रखना हमेशा, जब भी लेंस को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाइयर वाले मीडियम में अगर आप प्लेस करोगे तो लेंस का नेचर चेंज हो जाता है। ये चूंकि डाइवर्जिंग है तो ये कन्वर्जिंग की तरह काम करेगा। अब ये मतलब ये अगर कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स बन जाएगा, कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव की तरह काम करेगा। समझ पाए होंगे आप इस पॉजिटिव का मतलब, यू नो कन्वर्जिंग बन गया होगा। ये कन्वर्जिंग, यू कैन से कन्वर्जिंग, ओके। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसी में मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया, कभी कभी क्या होता है, लेट्स से अगर वो आपसे इस क्वेश्चन में ये ना पूछता डायरेक्ट फोकल लेंथ, वो पूछता कि जब ये एयर में रखा था इसकी फोकल लेंथ है कुछ FA
और अगर आपने किसी मीडियम में पुट कर दिया इसको, तो बताओ उस मीडियम में फोकल लेंथ क्या होगी? आप बोलोगे सर सेम ही तो है, लेकिन जब इसकी फोकल लेंथ गिवन होगी ना एयर में और फिर मीडियम में निकालोगे, तो क्या करके आना है भाई? आपने लिखना है FM इक्वल टू FA इंटू म्यू लेंस का ले लो -1, ओके, डिवाइड में म्यू ऑफ लेंस म्यू ऑफ मीडियम -1, और ये फॉर्मूला यूज करके आना। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं और आ सकते हैं, आप इसको समझना है ना। अगर लेंस एयर में रखा, कोई भी लेंस हो एयर में रखा है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है और किसी मीडियम में प्लेस कर देते हैं, वहां पे पूछिए तो यू जस्ट पुट द वैल्यू जो एयर में गिवन होगी, यू जस्ट पुट द वैल्यू जो एयर में गिवन होगी, और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो पुट करना है, मीडियम जो होगा वो पुट करना है, यहाँ पे सॉल्व कर लेना, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो लेंस पे डिपेंडेंट आएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके यार, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस पे भी डिपेंडेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, तो कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है। जल्दी से देख लेते हैं किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपने उड़ाने और क्या अप्रोच करना है क्वेश्चन करने के लिए। ओके, तो धीरे धीरे आपको पता चल रहा होगा कि यार क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। रे ऑप्टिक्स है भाई, इतना ईजी भी नहीं आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, समटाइम बहुत डायरेक्टली आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, वो आप डायरेक्टली कर सकते हो, फॉर्मूला डिपेंडेंट जो होते हैं। ओके, बट हर टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन हमें आने चाहिए। सो हियर इज द क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो, और इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने किए हैं, सॉल्व किए हैं, कंसेप्ट कैसे यूज करना है इसको देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो यार क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया, देखो कि एक व्हाइट लाइट है जो ग्लास के अंदर से आ रही है, ये है व्हाइट लाइट, ठीक है, ग्लास के अंदर से आ रही है, और ग्लास को ऊपर एयर है उसको सेपरेट करने वाली बाउंड्री पे टकराती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टकराई, ये व्हाइट लाइट आई और यहाँ पे टकराई। तो बोल रहा है कि इस व्हाइट लाइट में से जो ग्रीन कलर था ना, वो नियर अबाउट TIR कर चुका है इस तरीके से, ये है ग्रीन कलर, ठीक है, दिस इज योर ग्रीन कलर। तो वो बोल रहा है कि बताओ इस व्हाइट लाइट में से कौन से कलर्स इसको क्रॉस कर जाएंगे, मतलब कौन से कलर एयर में एंटर कर जाएंगे, है ना, कौन से कलर एयर में एंटर कर जाएंगे, मतलब वो एंटर कर जाएंगे जिनका TIR नहीं होगा। क्योंकि अगर ये लाइट यहाँ से डेंसर, देखो ग्लास डेंसर है, ये रेयर डेंसर टू रेयर जा रही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ TIR। अगर ग्रीन कलर का TIR हुआ तो बताओ कौन से कलर इधर बाहर निकलेंगे, है ना, कौन से कलर बाहर निकल जाएंगे। तो देखो बिल्कुल आसान तरीका है सॉल्व करने का, कोई टेंशन नहीं है। क्या करना है सर, विप गियोर लिख लेना है, ये तो बचपन से याद होगा, विप गियोर लिख लेना है यार, क्लियर है। अब देखो कौन से कलर का TIR हो चुका है, तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि इसमें से कौन से कलर एयर वाली साइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा ग्रीन कलर, ठीक है सर, ग्रीन कलर। अच्छा, अगर इसका TIR हुआ इसका मतलब क्या है, अगर ग्रीन कलर का TIR हुआ इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, जो इसमें रेड कलर है ना, रेड, पहले उसको पकड़ो। रेड कलर की आपको पता होगा जो वेवलेंथ है दोस्तों वो मैक्सिमम होती है। अगर इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, याद करो, तो जो डेविएशन होता है ना, डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, है ना, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेविएशन, और जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। इतना समझना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ओके, 2-3 अप्रोच है, उनके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हो। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसका डेविएशन भी कम होगा, मतलब वो कम डेविएट होगा, मतलब उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो वापस ना आए, सीधा चला जाए, है ना। इस तरीके से सोच सकते हो। या आपने क्रिटिकल एंगल निकाला होगा, क्रिटिकल एंगल हम निकालते थे साइन ऑफ इनवर्स 1/म्यू। देखो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका म्यू कम होगा, जिसका म्यू कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, उसका क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, जिसका म्यू कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। और गलती से क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल से ज्यादा हो जाए तो वो TIR नहीं कर पाएगा। उसने बोला ग्रीन लाइट जस्ट TIR कर रही है, मतलब इसका जो इंसिडेंट एंगल होगा यहाँ पे वो IC के इक्वल होगा। और TIR करने की कंडीशन है कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए, ना कि क्रिटिकल ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब आपने वो कलर चूज करने हैं जिनकी वेवलेंथ मैक्सिमम है ग्रीन से, तो रेड है, ऑरेंज है, येलो है, इसके बाद के सारे कलर जो है ये मिनिमम वेवलेंथ के है, तो TIR कहीं ना कहीं कर गए होंगे, है ना। अगर ये कर रहा है तो इसके बाद के तो पक्का कर रहे होंगे, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो इससे भी कम है, फिर सबसे कम इस वाले वायलेट कलर की है। तो जिनकी मैक्सिमम है ग्रीन से वो वाले चूज कर लो बस, जिनकी ग्रीन से मैक्सिमम है, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इधर आएंगे आपकी यही बनेंगे, इसमें जैसे रेड बन गया, ऑरेंज बन गया, येलो बन गया, ये वाले कलर आपको बाहर निकलेंगे, यानी इमर्ज आउट हो जाएंगे एयर साइड में। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम
ईजिली, बढ़िया तरीके से सीख के जाना है। छोटा सा रिलेशन है, ये याद रखना है, इसको अप्लाई करना है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके यार, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको बताया यार वाइड ऐसे जो क्वेश्चंस आने के 99.9% चांस होते हैं। ओके, तो आपने किस तरीके से किस तरीके के कॉन्सेप्ट की ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है और आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो चलो जल्दी से देख लेते हैं। हियर इज द क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो, पढ़ लो उसको आराम से। पहले 2 लाइन का क्वेश्चन है यार, लेकिन इसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया आपके लिए। हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो जल्दी से देख लेते हैं। ओके, तो यार क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है YDSC में, उसने बोला है इन YDSC। ओके, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इंटेंसिटी की बात कर रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की 1/4 है। यानी वी कैन राइट इंटेंसिटी, कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा, जैसे ये स्क्रीन है अगर, है ना, और यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम है, तो यहाँ से कोई पॉइंट ले लो आप, तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की 1/4 है। तो बताओ उस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन क्या होगा। और जब भी बात करें एंगुलर पोजीशन की, यानी थीटा की बात कर रहा है, ध्यान से समझना, थीटा। और जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों की इंटेंसिटी दे रखी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के टर्म्स में एंगुलर पोजीशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपने पाथ डिफरेंस लिखना है। जब वर्टिकल स्लिट्स होते हैं तो पाथ डिफरेंस हमेशा d sin थीटा होता है। ये तो तुमने सबसे पहले लिख लेना है, क्योंकि यहीं से थीटा आएगा। देखो इक्वेशन नंबर A मान लो इसको, यहीं से थीटा कैलकुलेट करोगे। अप्रोच बता रहा हूं कैसे यूज करना है। whenever intensity given in terms of maximum intensity and you have to calculate angular position, तो you have to write down delta x is equal to d sin theta first of all. Okay, then sir अब क्या करेंगे, अब हमने अप्रोच लगाना है कि थीटा चाहिए, डेल्टा एक्स क्या होगा ये हमें नहीं पता है, दिस इज मिसिंग। हमें क्या पता उस पॉइंट पे जिसपे इंटेंसिटी मैक्स की 1/4 था उसका पाथ डिफरेंस कितना है, वो निकालना पड़ेगा ना। वो कैसे करेंगे, याद करो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है मैक्सिमम के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता था, ये याद रखना, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला, I max cos ऑफ स्क्वायर फाई बाई टू। दिस इज द एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर। कई बार इस पर डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। एंड हाउ यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये रही मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये रही जनरल कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी, फाई क्या है सर, फेज डिफरेंस या फेज एंगल, ठीक है, दिस इज योर फेज एंगल या फेज डिफरेंस यू कैन से। तो सर यहां से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू पुट करो, फाई आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कितना बढ़िया कनेक्टिविटी है क्वेश्चन में। फाई जो होता है ना, फेज डिफरेंस जो होता है, वो उसका फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था तुमने, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये पढ़ा होगा पक्का 100%, है ना, +1 में +2 में भी। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ, डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस। अगर आपको ये मिल जाए तो ये आ जाएगा, और ये आ गया तो यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। चेन बन गई, कनेक्टिविटी बन गई, समझ गए होंगे आप। तो मेन टारगेट है हमारा फाई कैलकुलेट करना। उसके लिए आई की वैल्यू दे रखी है I max/4, दिस इज I max/4, उड़ा डालेंगे वो सब हम इसको, cos ऑफ स्क्वायर 5/2, यू जस्ट लिटिल बिट कैलकुलेशंस, यू जस्ट कैंसिल इट आउट। ये नहीं देखो ना, यहाँ 1/4 है, ये स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, cos ऑफ स्क्वायर 5/2, तो स्क्वायर कैंसिल नहीं हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएंगे ना वैल्यूज। तो भाई क्या बनने वाला है आपके पास, तो ये आप लिख सकते हो हाफ इधर और इधर आएगा cos ऑफ 5/2। याद करो ये cos है, cos हाफ के इक्वल है, और ये कब पॉसिबल है, जब cos की वैल्यू 60 होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos π/3, 60 मतलब π/3 इक्वल टू आएगा cos ऑफ 5/2, ये कैंसिल। ध्यान से cos 1/2 के इक्वल है, यानी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो मैंने 60 को लिखा π/3 पाई के टर्म्स में, तो π/3 इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो फाई की वैल्यू दोस्तों आ गई तुम्हारे पास 2π/3, ये आ गई पाई की वैल्यू। नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन एंड यू विल गेट डेल्टा एक्स। व्हाट इज दैट, 2π/3 इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, कैंसिल, तो डेल्टा एक्स आ गया, लैम्डा ऊपर जाएगा, λ/3। जैसे ही डेल्टा एक्स आया पटक डालो बॉस, दिस इज द रिलेशन यू हैव टू यूज, एंड द फाइनल आंसर डेल्टा एक्स आ चुका है, दैट इज λ/3, और d इंटू साइन ऑफ थीटा, d नीचे आएगा तो साइन थीटा आ गया आपका λ/3d, यानी आप लिख सकते हो थीटा
साइन इनवर्स लैम्डा बाय 3d, जैसे पूछे यहाँ पे छोड़ दो या यहाँ पे छोड़ दो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करो। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मतलब था बहुत सारे फॉर्मूला जिसमें यूज हो रहे हैं कंसेप्ट, पहला दिस वन, दूसरा इंटेंसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड तीसरा ये, तो सबका यूज करना हमने सीख लिया कि किसको कैसे यूज करना है। क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा आप उड़ा सकते हो, है ना। क्वेश्चन किसी भी टाइप, कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि डेल्टा एक्स दे देता है, ठीक है, वहां से आपको फाई निकालना होता है, फाई यहां पुट करके इंटेंसिटी पूछता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हैं और आ सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बढ़िया प्रैक्टिस करना, बढ़िया से समझ के करना, अच्छे से लिख के बढ़िया से नोट्स बना के क्वेश्चन को समझना है, करना है और इस टाइप के क्वेश्चन जाके सॉल्व कर लेने हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके यार, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आपको आइडिया लग गया होगा धीरे धीरे कि क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं और कितनी बेहतरीन तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, डेप्थ में जाके आपने सीखना है और अप्लाई करना सीखना है और प्रैक्टिस भी बढ़िया से करनी है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। आप पढ़ लो, पढ़ना जरूरी है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ पढ़ना है, क्वेश्चन डेटा समझना है, डेटा के आगे बिना मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक रीडिंग आप मार लो आपको तुरंत क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अच्छा सर क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि एक YDSC एक्सपेरिमेंट, ऑब्वियसली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है और इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक ऐसी लाइट बीम यूज की है जिसके पास दो वेवलेंथ है, मतलब लैम्डा 1 650, लैम्डा 2 520। ध्यान से समझना, जो बीम ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ये स्लिट्स है, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है 0.5 mm, स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक ऐसे बीम यूज कर रहा है जो दो वेवलेंथ के साथ जा रही होगी। फिर वो बोल रहा है कि उनका एक कॉमन सेंट्रल, CM मीन सेंट्रल मैक्सिमा होगा, कॉमन सेंट्रल मैक्सिमा, वहां से कितनी मिनिमम डिस्टेंस पर, समझना, वहां से उनके कॉमन सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी मिनिमम डिस्टेंस पर स्क्रीन पर इसकी और इससे बनने वाली जो मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस हो गया, यू कैन से ब्राइट फ्रिंजेस कॉइंसाइड करेंगी। उसने बोला कॉइंसाइड करेंगी, है ना। लेट्स सी, मैंने मान लिया P पॉइंट पे, यहां से Y डिस्टेंस अवे, है ना, इसकी फ्रिंज और इससे जो फ्रिंज बनेगी वो दोनों आपस में कॉइंसाइड कर जाएंगी, मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करेंगी। बट हमें ये नहीं पता यहाँ पे कि इस वेवलेंथ के लिए कौन सी होगी, उसका नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगी कि सेकंड होगी कि थर्ड होगी, कॉन्सेप्ट समझो पहले। फिर इस वाली वेवलेंथ का भी नहीं पता कि सेकंड वेवलेंथ की कौन से नंबर वाली यहाँ पे लाई करेगी, पहले वो निकालना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है, ब्राइट फ्रिंज की, और जब हम ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन की बात करते हैं, चूंकि हमें तो मिनिमम निकालना है, बट पोजीशन होती थी, याद करो, n लैम्डा d/d, ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो हमारा जो मेन टारगेट है ना दोस्तों यहाँ पे, वो क्या है, देखो d आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। हमारा मेन है कि कौन सी इस वेवलेंथ की और कौन सी इस वेवलेंथ की मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज जो है आपकी वो कोइंसाइड कर रही है, वो निकालना। कैसे निकालेंगे सर, जैसे उसने बोला कोइंसाइड कर रही है, तो सीधी सी बात है, देखो स्मॉल d कैपिटल D तो सेम है, तो दोनों वेवलेंथ के लिए पाथ डिफरेंस कोइंसाइडिंग केस में एक ही जगह पे कब लाई करेंगे, मतलब एक साथ पहुंचेंगे, है ना, उसी पॉइंट पे एक साथ लाई करेंगे, ठीक है, जब उनका पाथ डिफरेंस सेम होगा। और आप सबको पता है डेल्टा x जो होता है मैक्सिमम के लिए n लैम्डा लेते थे हम, तो दोनों का ले लेते हैं, डेल्टा x1 n1 लैम्डा 1, डेल्टा x2 n2 लैम्डा 2, यू कैन इक्वेट दैम, क्योंकि कॉन्साइड का मतलब होता है यू कैन इक्वेट दैम। सो डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा x2, यहाँ पे आएगा n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2। अब तो जस्ट कर लेंगे, तो n1 क्या है नहीं पता, लैम्डा 1 क्या है पता है, ये रहा 650, n2 नहीं पता, लैम्डा 2 क्या है 520। अगर आप ध्यान से देखो n1 बाई n2 इज इक्वल टू ये, तो ये इसके नीचे जाएगा, तो 520 बाय 650, ये कैंसिल करो। अच्छा 52 और 65 किससे कैंसिल हो सकता है, 13 से, ये आएगा 4, ये आएगा 5। अब आप हो गया क्वेश्चन, बस अगर आपने यहाँ से सॉल्व कर लिया, कंपेयर करो जस्ट, n1 बाई n2 इज इक्वल टू आ रहा है 4/5। सर अब क्या करेंगे, अब देखो, यानी n1 हमने जो नंबर ऑफ फ्रिंज होगी, कौन सा नंबर होगा फ्रिंज का, मैक्सिमम फ्रिंज का, इसके कोरस्पॉन्डिंग है 4 और इसके कोरस्पॉन्डिंग है ये 5। मतलब पहली वाली वेवलेंथ की 4th मैक्सिमम और दूसरे वाली वेवलेंथ की 5th, यानी इस वेवलेंथ की 4th
ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, और इस वाली वेवलेंथ की फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज आपस में कॉन्साइड कर रही होंगी। तो ये देखो इनमें से मिनिमम यानी कम नंबर कौन सा है, 4 है ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 4 लेंगे क्योंकि उसने मिनिमम डिस्टेंस पूछी है, तो n की वैल्यू 4 लेंगे क्योंकि मिनिमम तो वही है, तो उसी से हमारी डिस्टेंस मिनिमम आएगी। तो y मिनिमम वी कैन कैलकुलेट, यहाँ पे n की जगह 4 लिखेंगे, और 4 किसके रिस्पेक्ट में थी, n1 मतलब लैम्डा 1 के लिए, यानी उसकी वेवलेंथ यहाँ पे जब पुट करोगे आप तो दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये लेना है, बस हो गया 650, और ये MMS को चेंज कर लो माइनस, ओ एक मिनट यार, ये mm नहीं है, दिस इज नैनोमीटर, एक्चुअली दिस इज नैनोमीटर, ये आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और नैनोमीटर तो आपको बताया दिस इज 9, ओके। और आप d की वैल्यू पुट करो, d है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 लिखोगे ना, और डिवाइड में स्मॉल d दे रखा है आपको 0.5, 10 mm में कन्वर्ट कर लो -3, ओके। अब आप उड़ा डालोगे यार, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेने का, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 आएगा, ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये -6 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो y मिनिमम आपका आना चाहिए 7.8, ठीक है, दिस इज mm, ओके, एंड दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर 7.8 mm। मतलब यार आंसर तो आप कर ही लोगे ना वैल्यू पुट करके, मेन था अप्रोच कैसे करें, ओके। जब भी कॉन्साइडिंग का केस आएगा, अगर ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है तो उनका पाथ डिफरेंस इक्वल करके ये देख लेना है कि पहली वेवलेंथ की कौन सी वाली, दूसरी वेवलेंथ की कौन सी वाली आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं। मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम नंबर लेके पुट करके फॉर्मूले में डायरेक्ट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करना, बढ़िया तरीके से सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके यार, एक और बेहतरीन कैटेगरी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं यार, ओके, और बढ़िया तरीके से उड़ाते हैं, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे ना, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन आया तो किस तरीके से अप्रोच करके आएंगे। हम बार बार इसी चीज की बातें कर रहे हैं, तो हियर इज द क्वेश्चन को आप देख लो, बढ़िया तरीके से पहचान लो क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, उसको यूज कैसे करना है, इसको देख लेते हैं, ओके। तो यार क्वेश्चन में क्लियर बोला गया कि यहाँ पे मल्टीपल टाइप के मीडियम है ना, तो देखना जब आप बहुत सारे मीडियम का यूज करके क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप से सॉल्व करते हैं। उसने बोला ये वाला जो है ये ग्लास है, ये लिखा है ग्लास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μg, मतलब ये वाला जो मीडियम है, ये वाला ये ग्लास है, और इसी मीडियम से एक लाइट आती है, और ये वाटर है, इधर वाटर है, इसमें वाटर होगा, इधर वाटर होगा इसमें, ठीक है। तो वाटर ग्लास इंटरफेस ये रहा, तो वो इस पे जाके यहाँ टकरा रही है, देखो आई एंगल पे, इंसिडेंस एंगल है आई, फिर वो यहाँ से निकल के अंदर वाटर में जाती है, फिर वो वाटर से जब बाहर एयर है इधर आउटसाइड में बिल्कुल, है ना, तो कितने मीडियम हो गए 1 2 3, ठीक है, 3 मीडियम हो गए। तो अब वो लाइट यहाँ पे टकरा रही है, कौन से इंटरफेस पे टकरा रही है, वाटर एयर, इधर एयर है इधर वाटर, लेकिन वो बोलता है कि वो वाटर के सरफेस से बाहर इमर्ज आउट नहीं हो पाती है, उसके अलोंग हो जाती है, मतलब अलोंग द वाटर सरफेस चली जाएगी। इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया 90। और आप सबको पता है जब कभी एक लाइट किसी वाटर मतलब डेंसर मीडियम, एयर मतलब रेयर मीडियम, डेंसर से जब एयर में निकल के जा रही होगी, रेयर मीडियम में जा रही होगी, अगर वो बाहर इमर्ज आउट नहीं हो पाती है, इस मीन्स वो अलोंग द सरफेस इमर्ज हो जाती है। ये तो क्रिटिकल कंडीशन की केस हो गया, TIR की कंडीशन बन चुकी है यहाँ पे। इसका मतलब बेहतरीन तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो इन दिस कंडीशन जब लाइट वाटर से एयर में एंटर ना कर पाए, इमर्ज आउट हो जाए अलोंग द सरफेस, सो दिस इज TIR कंडीशन, एंड इन दिस कंडीशन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ μg। क्वेश्चन में पूछा गया इस कंडीशन में μg की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि लाइट एक मीडियम से छोड़ के दूसरे में जा रही है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, ऐसे मल्टीपल रीजन दे रखे हैं और लास्ट के मीडियम में एंटर नहीं कर पा रही है, तो समझ जाना आपको क्वेश्चन TIR का कॉन्सेप्ट यूज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। और बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो सबसे पहला मीडियम ले लो और सबसे लास्ट का मीडियम ले लो और स्नेल्स लॉ यूज करो, फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर लास्ट के मीडियम में लाइट एंटर नहीं कर पा रही है तब ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम का इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी है इक्वल टू म्यू ऑफ लास्ट मीडियम का इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका जो भी होगा। बस ये आप ध्यान रखें और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बीच के मीडियम से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे वाटर से नहीं है, जहां से लाइट इंसिडेंट कर रही है और जहां पे जाना चाह रही थी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट मीडियम क्या है, ग्लास, तो उसका ले लो μg इंटू साइन ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई ही है सर, और लास्ट मीडियम क्या है, एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा इंटू साइन ऑफ साइन r, और r क्या हो गया यहाँ पे रिफ्रैक्शन, देख सकते हो जब ये वाटर
क्वार्टर से बाहर जा रहा था और रिफ्लेक्शन एंगल होता है ना 90, सो दिस इज योर 90। तो यहाँ पे म्यू जी इंटू साइन ऑफ आई इक्वल टू आ गया 1, सो यू कैन राइट म्यू जी इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ आई। This is your question answer and how easily you can solve the problem. This is the important approach. इस अप्रोच पे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप बढ़िया तरीके से सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे, कंसेप्ट भी सीख के जाएंगे, ओके, और कैलकुलेशन भी इजी बनानी है। अब देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके यार, बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। इजी कैटेगरी में काउंट होता है, बट इजी है इसलिए तो करना है क्योंकि 4 मार्क्स आपको इजी से ही मिलने वाले हैं, तो रिवाइज करके जाना, सारे फॉर्मूले बेहतरीन तरीके से याद करके जाने हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है यार, देख सकते हो आप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं हार्ड टाइप के कॉन्सेप्ट पे, धीरे धीरे उसको कवर कर रहे हैं हम। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कंडीशन देख लेते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो 2 तरह की कंडीशन होती है, या तो फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी या फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि फाइनल इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। तो दोस्तों जब भी ये ध्यान रखना, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ओके एट इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होता है, एट इन्फिनिटी पे बन रही है, मतलब इसी पॉइंट को वो बता सकता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, ओके, या फॉर रिलैक्स्ड आई कंडीशन। 3 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, या तो डायरेक्ट बोलेगा एट इन्फिनिटी बन रहे हैं, या नॉर्मल कंडीशन पे बन रही है, आई रिलैक्स्ड कंडीशन पे बन रही है, नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं। तो उस कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आपका आई पीस, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ f0, इसकी fe, तो बताओ दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी इन दिस कंडीशन, जब इमेज इन्फिनिटी बने। तो ध्यान रखना, जब भी इमेज इन्फिनिटी बने, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का क्वेश्चन है, बहुत आसान होने वाला है। मैग्निफिकेशन दे रखा है इस पूरे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, जो मैग्निफिकेशन है उसका मैग्नीट्यूड है 5, और लेंथ बिटवीन बोथ लेंस, ये देखो ये लेंथ है, इस लेंथ से लेके यहां तक लेंथ, इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ, इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ, ठीक है, वो भी दे रखी है 36, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, भाई मैग्निफिकेशन इन दी कंडीशन ऑफ व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी हमेशा यूज करना है f0 बाई fe, फर्स्ट फॉर्मूला। और जो लेंथ होती है ना, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ट्यूब लेंथ, उसका फॉर्मूला होता है f4 प्लस fe सेकेंड। दोनों का यूज करो, डायरेक्ट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड दीज 2 फॉर्मूलाज आर ओनली वैलिड व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू जस्ट पुट द वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर हमने ये वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ 5 है सर, 5 इक्वल टू f0 बाई fe आ गया, यहां से निकाल लो f इक्वल टू 5 fe, चेक कर लो। अब आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, लेंथ दे रखी है 36, f0 प्लस fe, तो 36, f0 कितना है भाई, f0 यहां से निकाल लिया, देखो 5 fe प्लस fe। अब आपको फील आ रहा होगा यार, उड़ा दोगे आप, ये हो गया 6, और 6 से 36 को कैंसिल करोगे तो 6 ही आएगा ना, तो 36 इक्वल टू 6 ऑफ fe, ये कैंसिल, तो fe आ गया 6 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ क्या है इन दोनों के बीच की, जो लेंथ बनी है 36 है। तो ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे FO निकालूंगा, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ निकालूंगा, तो वो कितनी आने वाली है, यहाँ पुट कर दो 5 इंटू 6, यानी 30 सेंटीमीटर ही आएगी। f0 भी आ गया, मतलब ये इसकी फोकल लेंथ इससे बड़ी है, मतलब लेंस बड़ा ये छोटा। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। fe भी आ गया, इन 2 फॉर्मूलों को याद रखना है, इस कंडीशन को याद रखना है। यू कैन यूज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, यू कैन सॉल्व। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन। एक लास्ट बेहतरीन प्रॉब्लम, बेहतरीन कंसेप्ट पे, हो सकता है उससे क्वेश्चन इस बार डेफिनेटली पूछ ले जाए, तो किस तरीके से आप यूज करके आओगे। ओके चलो देखते हैं फटाक से। ओके दोस्तों, बात करते हैं लास्ट के क्वेश्चन की, और लास्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार आने वाला है आपके एग्जाम में। तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फटाक से। सो हियर इज द क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोलराइजेशन से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है। तो बेहतरीन सी एक प्रॉब्लम, उसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे और क्वेश्चन भी आ जाएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसने बोला कि एक पोलराइजर है, ठीक है, उसकी देखो जो पोलराइजर होता है ना, उसके ट्रांसमिशन एक्सिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक पोलराइजर है, उसने बोला कि उसका नाम ए है। मैंने बस ये जो लाइन खींचते हैं हम, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है उसकी, है ना, सीधा रखना है, वर्टिकल रखना है बिल्कुल, हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से, ठीक है। उसने बोला एक और आइडेंटिकल टाइप का है, ये रहा सर बी, ठीक है। तो ए वाले पे एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है अनपोलराइज, जिसकी इंटेंसिटी आई है यहाँ पे, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि इससे क्रॉस होने के बाद जब ये बी से बाहर निकलेगी तो इंटेंसिटी आपकी इतनी मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है
कि इस पे एक लाइट टकराती है अनपोलराइज्ड जिसकी इंटेंसिटी आई है, यहां से जब वो लाइट इस पे टकरा के बाहर निकली, इससे बाहर निकली जब वो, तो उसकी इंटेंसिटी है I/2, पहली सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में बोल रहा है इफ अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर C, ठीक है, मैं इन दोनों के बीच में प्लेस कर दूं तो क्या होगा, क्या बोला उसने, पहला एज इट इज रखा है, दूसरा भी एज इट इज रखा है। अब वो बोल रहा है कि अगर A के और B के बीच में एक C पोलराइजर और रख देता हूं तो B से जो इंटेंसिटी निकलेगी वो I/8 होगी। जब दोनों थे तो इससे जो बाहर इंटेंसिटी निकल रही थी I/2 थी। क्वेश्चन समझते जाना, बेहतरीन आसान है, कर लेंगे, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। तो बताओ उस C पोलराइजर को, जो C पोलराइजर होगा आपके पास, A और B के बीच में किस एंगल पे पुट करूं, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन A एंड C। तो लेट्स सी, मैं उसको सीधा तो नहीं रख सकता क्योंकि A और C के बीच में एंगल पूछा गया है, तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ड करूंगा, तो ऐसे करूंगा। तो लेट्स सी, अगर मैं इसको इस तरीके से वर्टिकली देखूं तो इसके और इसके बीच में एंगल होगा समथिंग लाइक थीटा। तो C को मैंने ऐसे रख दिया। जब भी एंगल पूछे तो आप हमेशा किसी एंगल पे इंक्लाइंड कर दो, और उसने बोला A और B के बीच में रखना है, तो बताओ A और C के बीच में कितना एंगल होगा। तो अगर ये वर्टिकल है तो ये किसी एंगल पे होगा, ये और ये देखो पैरेलल है, ठीक है। तो ये थीटा निकालना है, तो कैसे करोगे, ध्यान से समझो, बढ़िया। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा ना पोलराइजेशन से, तो लॉ ऑफ मैलस यूज करना है, I=I0 cos ऑफ स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, इसी का यूज करना है। पोलराइजेशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो इसका यूज करेंगे। इंटेंसिटी नेक्स्ट पोलराइजर से जब बाहर निकलती है तो I0 इनिशियल जो इंटेंसिटी होगी cos स्क्वायर थीटा, यानी कितने एंगल पे ये और ये एक दूसरे से इंक्लाइंड है, वो एंगल। इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे। सर कैसे, अभी बताता हूं तरीका। देखो इनिशियली क्या हो रहा है, A वाले पे इंटेंसिटी I इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। अब वो जब इससे बाहर आएगी और इस पे टकराएगी, इस वाले पे, तो इस पे जब वो टकराती है तो इससे बाहर कितनी इंटेंसिटी आप आएगी, आप खुद ही देख सकते हो और खुद ही इमेजिन कर सकते हो। तो C से जब वो बाहर निकलेगी तो फॉर्मूला ये रहा, आप इसको अप्लाई करो। तो दोस्तों ये आएगी I, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं by2 cos ऑफ स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियरली है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब ये इंटेंसिटी जब इससे बाहर निकले, क्योंकि किसी एंगल पे है, तो उसने बोला कि इस सिचुएशन में B से जो बाहर निकलेगी वो I/8 है, ये ऑलरेडी दे रखी है उसने। तो हम ये देख लेते हैं B से बाहर कितनी निकलेगी। तो B से बाहर कितनी निकल रही, ये वाली इंटेंसिटी जो है ये इस पे टकराएगी, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी यार इससे बाहर निकलेगी, और हमें इससे बाहर निकलने वाली इंटेंसिटी दे रखी है, हमें ये नहीं पता भाई सिचुएशन क्या है। तो आप क्या करोगे, इस इंटेंसिटी जब इससे बाहर निकालोगे तो फिर से ये फॉर्मूला यूज करोगे, यानी इसकी जगह ये इंटेंसिटी आ जाएगी, ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, क्योंकि आप जानते नहीं हो किस सिचुएशन में है। तो आप लिखोगे ये, यानी I0 की जगह ये पूरी इसके लिए काम करेगी, इसके लिए इंसिडेंट का काम कौन कर रहा है, ये। तो पहले इसको लिख लो, cos स्क्वायर थीटा लिख लिया, ऐसे समझना है। फिर ये तो हो गई I0 और ये एज इट इज रहेगा cos ऑफ स्क्वायर थीटा। ये इंटेंसिटी अब B से बाहर निकलेगी। अब ये समझो, आप जब C को आपने किसी एंगल पे प्लेस किया है तो इससे जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगी, पहले ये इससे बाहर निकल के I0 जाएगी, ठीक है। ये देख लो ना, यहाँ पे I0/2 थी इनिशियली, तो जब एंगल पे निकलेगी तो I0/2 इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। फिर ये इनिशियल का काम इसके लिए करेगी, तो इससे बाहर जब आएगी तो इसकी जगह लिख देंगे ये, और cos स्क्वायर थीटा एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। तो B से जो फाइनल इंटेंसिटी निकलेगी वो IB होगी, और उसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। तो IB की जगह बस पुट कर दो I/8 इक्वल टू I/2 इंटू cos ऑफ स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ गया ना। अब आप क्या करोगे, इससे उसको कैंसिल करो, तो कितना बचेगा, I कैंसिल टू 4 बचेगा। तो आप लिख सकते हो दोस्तों इसको 1/4 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, इस पे रूट ले लो, तो रूट लोगे तो उसका आ जाएगा 1/2, और एक स्क्वायर यहाँ से खत्म, cos स्क्वायर थीटा बचेगा। ये स्क्वायर से ये कैंसिल होके 1/2 बचेगा। cos स्क्वायर थीटा 1/2 आ गया है, मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब cos ऑफ स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर हटा दो उसका, तो 2 पे रूट आएगा, और cos थीटा 1/√2 के इक्वल है। इट मींस यू कैन राइट cos 45, डायरेक्ट आपको दिख रहा है थीटा आ गया 45 डिग्री। सो ये तभी पॉसिबल होगा कि C के C पोलराइजर को इन दोनों के बीच में हम किसी एंगल थीटा पे अगर प्लेस कर रहे हैं तो दैट एंगल शुड बी 45 डिग्री। तभी केवल इससे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी I/8 होगी इनिशियल के कंपैरेटिवली। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला दिस।
दोस्तों ये एक अच्छा न्यूमेरिकल माना जाएगा। आपके एग्जाम में इतना टिपिकल टाइप का क्वेश्चंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। वो डायरेक्ट भी बोल सकता था कि यहाँ पे आई डालिया तो बी से बताओ बाहर कितनी निकलेगी, ऐसे भी बोल सकता था, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बस मैंने आपको बताना था कि इस फॉर्मूले का यूज आप कैसे करोगे, आप किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीख के जाओगे और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आपने आने हैं। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने यहाँ डिस्कस कर ली। कंप्लीट चैप्टर हमने कवर किया है। ऑप्टिक्स आप बेहतरीन तरीके से इनकी प्रैक्टिस करना दोस्तों, शिद्दत के साथ करना, मन से करना, सच्चाई से करना। अब पीछे नहीं हटना है अपने, पीछे आप हट नहीं सकते हो कि एग्जाम आपका धीरे धीरे पास आ रहा है और उस एग्जाम को हम फोड़ के आने वाले हैं। सारी प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स बना लेना और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाने, जैसे कि मैंने बोला है कम टाइम में हाई स्कोर। ओके, अब ये आपका भी फर्ज बनता है कि आपने प्रैक्टिस करते रहना है बढ़िया तरीके से। कॉन्फिडेंस तभी आपका बूस्ट करने वाला है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।